सुप्रभात बच्चों। आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे थॉट से। तो आज का थॉट है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद, चैप्टर 4। और इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। हमने कल पढ़ा था कि जो सालिम अली हैं वो बर्ड वाचर उन्हें कहा जाता है। बर्ड वाचर किसे कहते हैं? बर्ड वाचर कहते हैं जो पक्षी प्रेमी हो, जो पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करता है, उसे बर्ड वाचर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कि उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। सालिम अली की जीवन साथी का नाम था तहमीना, और तहमीना जो थी जो उनकी स्कूल के दिनों की सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली और रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के अनुरोध को लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अब चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। कि जो साइलेंट वैली जो जगह थी वो घना जंगल था, वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी ये सब रहते थे। और रेगिस्तानी हवा के जो झोंकों से उन्होंने क्या दर्शाया कि अगर ऐसे ही रेगिस्तानी हवा के झोंके यहाँ पर आते रहे तो ये पूरी साइलेंट वैली यानी उजड़ जाएगी। जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वे सूख जाएंगे, पशु पक्षी मर जाएंगे, जिसके कारण हमारे जो पर्यावरण है उस पर ज़्यादा असर होगा। तो इसलिए इस चित्र को ही उनके सामने प्रस्तुत किया होगा, जिससे उनकी आंखें नम हुई होगी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधे माटी पर उगे फसलों के बीच में एक नए भारत की नींव का रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि ना अब सालिम अली है, ना चौधरी साहब है, क्योंकि जो फसल उगाई जाती है तो नए भारत की नींव का निर्माण करने की जिम्मेवारी कौन लेगा? अब इन दोनों में से तो कोई बचा नहीं है। अब कौन हिमालय और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ी पर जो पक्षी रहते हैं उनकी वकालत कौन करेगा? सालिम अली ने अपनी कथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो मतलब यह उनकी आत्मकथा का नाम था। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से लॉरेंस से अनुरोध किया। अब ये लॉरेंस कौन है? D.H. लॉरेंस भी यहाँ अंग्रेजी उपन्यासकार है। वो भी बहुत बड़े बर्ड वाचर रहे हैं, पक्षी प्रेमी रहे हैं। ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, कुछ बताए। फ्रीडा चाहती तो वो ढेर सारी बातें अपने लॉरेंस यानी अपने पति के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, कि मुझसे ज़्यादा तो मेरी छत पर जो बैठती है गोरैया वो लॉरेंस के बारे में जानती है। क्योंकि जो लॉरेंस थे वो ज़्यादातर पक्षियों की खोज में निकले रहते थे दिन भर, और उनका ज़्यादा यानी पूरा समय किसके साथ बीतता था? पक्षियों की खोजबीन में बीतता था। ठीक है बच्चों, मुझे भी ज़्यादा नहीं जानती है, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। माना कि यह मुमकिन है क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती है तो मैं उनकी रगों में, उनकी हड्डियों में समाया हो। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि मैं अपने अनुभव से उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली
नीले कंठ की एक गोरैया ने उनकी सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जो सालिम अली थी बचपन में क्या कर रहे थे, एयरगन से खेल रहे थे। तो उस समय उनकी एयरगन से एक नीले कंठ की गोरैया घायल होकर गिर गई और जो उसी दिन से वो पक्षी प्रेमी बन गई। यानी उसने उसकी मरहम पट्टी की और पक्षियों की खोज में यानी कि नए नए विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने लगे और अपनी आंखों पर दूरबीन लगाकर आकाश में पक्षियों की तलाश करने लगे। ठीक है, जब भी कोई नया पक्षी मिल जाता तो उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी तैयार करते और जीवन भर वो पक्षियों की खोज में लगे रहे। सारी ज़िंदगी उनकी खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक ज़िंदगी है, यानी जो प्रकृति है वही पूरा यानी कि जीवन उसी को समर्पित कर देना। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सालिम अली थे वो प्रकृति में क्या बनकर उभरे, सागर। क्योंकि जो टापू होता है वो छोटा होता है और सागर होता है वो बड़ा होता है। तो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, यायावारी में मतलब होता है घुमक्कड़ स्वभाव, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे न। यहाँ पर कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि आज भी आप गले में दूरबीन लटकाकर और अपने यानी अच्छे नतीजों के साथ जो पक्षियों से संबंधित आपने खोजबीन की है उन नतीजों के साथ आप लौट आओगे। तो मेरी आंखें यह सब याद करके नम हो जाती है और मैं सोचता हूँ कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। ठीक है बच्चों, तो अंत में हम इतना ही कह सकते हैं, जो सालिम अली थे वो बर्ड वाचर थे। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का प्रयास किया और जब उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उनकी आंखें नम हो गई। और उनकी आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। और बचपन के दिनों में इनकी एयरगन से गिरने वाली नीलकंठ की गोरैया ने उन्हें ताउम्र उन्हें खोज के नए रास्तों पर ले जाती रही और सालिम जैसा बर्ड वाचर आज तक शायद कोई न हुआ हो। ठीक है बच्चों, और चलिए धन्यवाद बच्चों।